हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में जो कॉमर्स का सब्जेक्ट है, इसमें पेपर 2 के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं। एंड इस सीरीज में आज मेरा 19th लेक्चर वीडियो है। 18 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इस सीरीज में। ठीक है, तो अगर पिछले लेक्चर वीडियो देख लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट नहीं देखे तो इस लेक्चर के बाद पिछले 18 लेक्चर वीडियो भी जरूर रेफर करिएगा। जो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उन्हें सॉल्व करके तो जाना ही चाहिए एग्जामिनेशन में। इससे हमें आइडिया लग जाता है कि किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आ रहे हैं एंड हमारी तैयारी का लेवल क्या है। तो इसलिए सजेस्ट करूंगी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर तो आपको लगा के ही जाने हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, एंड वही 2017-18 से लेके 2025 तक के, जनवरी 2025 तक के जितने क्वेश्चन आए हैं, ये इस सीरीज में मैं डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। ये जो पहला क्वेश्चन है ये ऑडिटिंग जो सब्जेक्ट है उससे आया हुआ क्वेश्चन है। नवंबर 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू द वाउचिंग ऑफ सेल्स। आपको यहाँ पे 4 आइटम दिए गए हैं, आपको बताना है वाउचिंग ऑफ सेल्स, वाउचिंग ऑफ सेल्स से रिलेटेड इन चारों में से कौन सा टर्म है। डिस्पैच ऑफ गुड, सेल्स बुक, डायरेक्ट नोट, क्रेडिट नोट। ठीक है, तो इसमें वाउचिंग ऑफ सेल्स से रिलेटेड कौन सा टर्म है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये आप तभी कर पाएंगे व्हेन यू हैव आइडिया अबाउट दिस। वाउचिंग ऑफ सेल्स अगर पता होगा तभी तो हम कर पाएंगे कि कौन सा टर्म रिलेटेड है। तो वाउचिंग ऑफ सेल्स बेसिकली क्या होता है। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ने सेल की, लेकिन उस मतलब सेल हुई इसका कुछ प्रूफ वगैरह होना चाहिए ना। एंड उसी का वेरिफिकेशन करता है ऑडिटर। जब ऑडिटिंग होती है तो वाउचिंग ऑफ सेल्स मतलब जो सेल्स हुई है उसको वेरीफाई करना। जो भी सोर्स डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है उनसे उस सेल को वेरीफाई करना, दिस इज कॉल्ड वाउचिंग ऑफ सेल्स। देखिए लिखा है मैंने, वाउचिंग ऑफ सेल्स बेसिकली वेरीफाई किया जाता है सेल्स ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड को। जो सेल हुई है तो सामान डिस्पैच हुआ होगा, ठीक है, उसकी कुछ रिसिप्ट होगी। सेल हुआ है तो कैश वगैरह आया होगा, कुछ कैश मेमो वगैरह कुछ डॉक्यूमेंट भी होंगे ना। तो उसी को वेरीफाई किया जाता है, सेल्स ट्रांजैक्शन को वेरीफाई किया जाता है वाउचिंग ऑफ सेल्स में। ठीक है, देखिए मैंने लिखा है वाउचिंग ऑफ सेल्स में वेरीफाई किया जाता है सेल्स ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड को वेरीफाई किया जाता है। जो भी सेल्स बुक में या फिर जो बाकी रिकॉर्ड है उन्हें वेरीफाई किया जाता है। ये देखा जाता है कि ये जो सेल जो डॉक्यूमेंट में शो की गई है ये एक्चुअली में हुई कि नहीं है, जेन्युइन है कि नहीं है, सही है कि नहीं है, जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वगैरह हैं वो प्रॉपर है कि नहीं है। तो ये सब वेरीफाई किया जाता है। ठीक है, तो वाउचिंग ऑफ सेल से रिलेटेड जो टर्म रिलेटेड इसमें से क्या है बता रही हूँ। सेल्स बुक, या सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। जब भी कोई सेल होती है तो कहाँ रिकॉर्ड की जा रही है, सेल बुक। तो वाउचिंग ऑफ सेल से रिलेटेड इसमें एक तो सेल बुक है एंड दूसरा जो रिलेटेड है दैट इज डिस्पैच ऑफ गुड। जब गुड डिस्पैच किए जाते हैं तो उसका भी प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। तो जब वाउचिंग ऑफ सेल्स होता है यानी वेरीफाई किया जाता है सेल्स ट्रांजेक्शन को, तो ये दो जो बुक है ना, इन ये इससे रिलेटेड है। डायरेक्ट नोट इससे रिलेटेड नहीं है, क्रेडिट नोट तो एकदम रिलेटेड नहीं है। ठीक है, कौन से दो डॉक्यूमेंट रिलेटेड हैं, डिस्पैच ऑफ गुड यानी गुड्स जो डिस्पैच किया गया एंड सेल्स बुक। ठीक है, ए एंड बी, यहाँ पे ऑप्शन है ए एंड बी का। हाँ ये देखिए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए यहाँ पे लिखी हुई है, मैंने रीड करना चाहे तो रीड कर ले। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे बेस्ड क्वेश्चन है। पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना ये नवंबर 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने आपको बताया था पिछले जो लेक्चर था उसमें भी मैंने बताया था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे क्वेश्चन आते ही हैं और इस टाइप के मैचिंग वाले क्वेश्चन आते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिए गए हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 2 3 4, कई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं। तो वो पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किससे रिलेटेड है ये पूछा जाता है। ये जनरली मैचिंग के क्वेश्चन आते हैं। हर ईयर में कह लीजिए एक क्वेश्चन इस पे आया ही है और ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में किस टॉपिक से रिलेटेड बात कही गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 के बारे में मैंने बताया था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 इज रिलेटेड विद फिक्स एसेट
रिलेटेड विथ फिक्स एसेट, जैसे प्रॉपर्टी हुआ, प्लांट हुआ, इक्विपमेंट हुआ, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 फिक्स एसेट से रिलेटेड है, ठीक है। एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 इनकम टैक्स से रिलेटेड है, ये जो है इनकम टैक्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो दो तो हमने पिछले लेक्चर में ही ये पूछे गए थे, ईयर में पूछे गए हैं, तो मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो देखिए ए किससे मैच हो रहा है, 4 से, देखिए ए 4 से यहाँ पे मैच हो रहा है। और कौन सा, डी किससे मैच हो रहा है, 1 से, तो डी देखिए 1 से यहाँ पे मैच हो रहा है। वैसे मुझे आंसर तो पता चल गया, आंसर क्या है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बट आपको बता दे रही हूँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 लीज से रिलेटेड है, तो सी किससे मैच हो रहा है, सेकंड से। एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 जो है ना, इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड है, ठीक है। तो बी किससे मैच हो रहा है, थर्ड से। तो ये आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा कि कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में किस टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो पता है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिक रूल गाइडलाइन है, रिटन रूल गाइडलाइन है, जो एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी, जैसे इंडिया की जो सबसे एपेक्स अकाउंटिंग बॉडी है, दैट इज आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, उसने एक कमेटी सेटअप की, एएसबी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जिसको ये काम दिया गया कि इंडिया के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप करें, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पर्पस क्या है कि हर ऑर्गेनाइजेशन अपने जब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करे, प्रेजेंट करे, या किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को मेजर करे, तो इन रूल रेगुलेशन को फॉलो करके करे, ठीक है। तो ये पर्पस है, ताकि हर ऑर्गेनाइजेशन सेम तरीके से अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स वगैरह बनाए, ये पर्पस था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, ठीक है। तो ये पूरी एक्सप्लेनेशन है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, इसको रीड करना चाहे तो रीड कर लीजिए। तो आंसर हमें समझ में आ गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ, जो मेरे चैनल पे नए स्टूडेंट आए हैं, उन्हें नहीं पता होगा कि ये सारे सब्जेक्ट मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं, सबकी सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने चैनल पे बनाई हुई है। मेरे दो चैनल है, फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से, सेकंड चैनल पूजा सिंह के नाम से। तो जरूर आप दोनों ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सब कंटेंट मेरे चैनल पे अवेलेबल है, 1000 से ज्यादा वीडियो लेक्चर मेरे चैनल पे अवेलेबल है, तो इसकी हद से पढ़िएगा, ठीक है। एमसीक्यू तो मैं करा रही हूँ, बाकी आपको डिटेल में पढ़ना है ना, तो एक एक टॉपिक मैंने डिटेल में, एक एक सब्जेक्ट मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। 1000 से ज्यादा वीडियो लेक्चर मेरे चैनल पे अपलोडेड है, ठीक है। एंड सिलेबस को लेके कोई डाउट है कि नेट के एग्जाम का सिलेबस क्या है कॉमर्स का, तो उस पर भी वीडियो बना चुकी हूँ। नोट्स कहाँ से मिलेंगे, लेक्चर वीडियोस कहाँ से मिलेंगे, तो ये सब भी मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। एंड यहाँ तक अगर आप देख रहे हैं, यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है, तो प्लीज अब चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, ठीक है। एंड वीडियो को लाइक भी जरूर किया करिए, एंड कमेंट करके मुझे बताया करिए कि ये लेक्चर वीडियो कैसा था, आपके लिए हेल्पफुल था कि नहीं था, ठीक है। एंड फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। एंड नोट्स वगैरह चाहिए तो आप मेरी एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगी, बाकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आया हुआ है सितंबर 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी ऑडिट से है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग is a structured review of the system and procedures of an organization in order to evaluate whether they are being conducted efficiently and effectively। क्या क्वेश्चन समझ में आया कि आपको बताना है कि ऑर्गेनाइजेशन का वो सिस्टम, वो ऑर्गेनाइजेशन का वो सिस्टम, वो प्रोसीजर जिसमें क्या होता है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन को इवेलुएट किया जाता है एंड ये फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने जो भी ऑपरेशन है उन्हें इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली परफॉर्म कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है, क्या उसको कॉस्ट ऑडिट कहा जाता है, या इसको फाइनेंशियल ऑडिट कहा जाता है, या इसको सेफ्टी ऑडिट कहा जाता है, या इसको मैनेजमेंट ऑडिट कहा जाता है, क्या कहा जाता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगेन आप तभी कर पाएंगे व्हेन यू हैव आइडिया अबाउट दीज 4 टर्म, इन चारों टर्म के बारे में आइडिया होगा तभी कर पाएंगे ना। चलिए पहले मैं इन चारों टर्म के बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, ठीक। सबसे पहले कॉस्ट ऑडिट क्या होता है, कॉस्ट ऑडिट, देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, ऑडिट मतलब क्या है, वेरीफाई करना। कॉस्ट ऑडिट यानी कॉस्ट रिलेटेड जितनी भी डेटाज हैं उनको वेरीफाई करना। तो कॉस्ट ऑडिट बेसिकली क्या होता है, वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट एंड चेकिंग द एडेरेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग प्लान। बेसिकली कॉस्ट अकाउंट को वेरीफाई करना, कॉस्ट रिलेटेड जितना भी डेटा है इनको वेरीफाई किया जाता है कॉस्ट ऑडिट में, ठीक। अगला क्या है, फाइनेंशियल ऑडिट, यानी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जितने हैं बिजनेस के
ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, जितने भी लेन देन हुए हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, उनको वेरीफाई किया जाता है फाइनेंशियल ऑडिट में। सेफ्टी ऑडिट में क्या होता है? सेफ्टी ऑडिट में बेसिकली फैक्ट्रीज वगैरह का ऑडिट होता है, जिसमें देखा जाता है कि वर्कर के मतलब वर्कर के लिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन या जो फैक्ट्री है वो सेफ है कि नहीं है, हेल्थ वाइज मतलब, और कोई खतरा तो नहीं है, ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये इस ऑडिट में वेरीफाई किया जाता है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि सेफ्टी एंड हेल्थ इवेलुएट की जाती है कि वर्कर के लिए ये जो वर्किंग एनवायरनमेंट है ये ठीक है कि नहीं, फैक्ट्री या ऑफिस का, तो ये सेफ्टी ऑडिट में होता है। तो आप देख लिए होंगे इन तीनों में तो इसकी बात हुई नहीं है, तो ये आंसर है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, तो आंसर तो ऑप्शन सी है। बट चलिए ऑप्शन सी आपको डिटेल में भी बता देती हूँ। मैनेजमेंट ऑडिट बेसिकली क्या होता है? देखिए, कॉस्ट ऑडिट में केवल कॉस्ट रिलेटेड डेटा वेरीफाई किया जाता है। फाइनेंशियल ऑडिट में केवल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिलेटेड किया जाता है। सेफ्टी ऑडिट में केवल सेफ्टी देखी जाती है, सुरक्षा देखी जाती है कि वर्कर जहां काम कर रहे हैं वो इन्वायरमेंट सेफ है कि नहीं है। और जो मैनेजमेंट ऑडिट है ना, वो एक कंप्रहेंसिव पूरा डिटेल ऑडिट है, जिसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने जो जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है, वो जो भी रिसोर्सेज वगैरह यूज कर रही है, ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है, तो इस ऑडिट में ये एक डिटेल्ड ऑडिट होता है, जिसमें केवल फाइनेंस ही नहीं, सारी चीजों को वेरीफाई किया जाता है और देखा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने जो भी काम कर रही है ये इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इस ऑडिट की बात हो रही है, मैनेजमेंट ऑडिट की बात हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये भी ऑडिटिंग से है क्वेश्चन। कब आया है? जनवरी 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है कि रिटन प्लान कंटेनिंग द डिटेल रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ पर्टिकुलर ऑडिट इज कॉल्ड। यानी किसी पर्टिकुलर ऑडिट से रिलेटेड जो भी डिटेल रिटन प्लान होता है, जैसे कोई ऑडिटर कहीं ऑडिट करने जाता है तो उससे पहले वो एक रिटन में डिटेल प्लानिंग करता है, प्लान बनाता है। ठीक है, ऑडिट करने से पहले, तो उसे क्या कहा जाता है? क्या उसे ऑडिट मेमोरेंडम कहा जाता है, ऑडिट प्लानिंग प्रोसीजर कहा जाता है, ऑडिट नोटबुक कहा जाता है, या ऑडिट प्रोग्राम कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? कि रिटन प्लान जिसपे सारी डिटेल हो रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ द पर्टिकुलर ऑडिट, कोई भी पर्टिकुलर ऑडिट है उसे कंडक्ट कराने का जो डिटेल प्लान जिसमें होता है उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। चलिए तो मैं इसके लिए क्या करूं, चारों ऑप्शन के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ, फिर आप खुद ही बता देंगे क्या है आंसर। सबसे पहले बात करते हैं ऑडिट मेमोरेंडम। ऑडिट मेमोरेंडम क्या है? ऑडिट मेमोरेंडम एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू ऑडिटर क्या करता है? कम्युनिकेट करता है। ठीक है, फाइंडिंग्स, क्वेश्चन या रिक्वायरमेंट, यानी जो ऑडिटर है उसकी जो भी फाइंडिंग है या कुछ सवाल पूछना है या अगर वो कम्युनिकेट करना चाहे, ठीक है, या कुछ इश्यूज हैं ऑडिटिंग से रिलेटेड, तो वो कम्युनिकेट करता है थ्रू ऑडिट मेमोरेंडम के थ्रू। तो ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, ये एक फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, तो ये तो ऑडिट मेमोरेंडम है। ऑडिट प्लानिंग प्रोसीजर बेसिकली क्या है कि ऑडिट प्लान करने से पहले क्या प्रोसीजर वगैरह फॉलो करेगा वो ऑडिटर अपने रेफरेंस के लिए, ऑडिट प्लान रिटन प्लान बनाने से पहले ये किया जाता है ऑडिट प्लानिंग प्रोसीजर। ठीक है, प्लान करने से पहले क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे वो करता है, तो ये ऑडिट प्लानिंग प्रोसीजर होता है। ऑडिट नोटबुक क्या है? ऑडिट नोटबुक या कह लीजिए ऑडिट डायरी जो है, ये ऑडिटर की अपनी डायरी है, ये ऑडिट की नोटबुक है, जिसमें ऑडिटर के जो भी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है वो सब ऑडिटर इसमें रिकॉर्ड करता है। देखिए लिखा है ऑडिट नोटबुक या ऑडिट की डायरी, ये वो डॉक्यूमेंट है जो ऑडिटर मेंटेन करता है, जिसमें वो डिटेल में ऑडिट से रिलेटेड जो भी उसके ऑब्जर्वेशन रहे वो सब इसमें लिखता है। और ये फॉर्मल ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने से पहले उसके पास जो रहता है ना, ऑडिट नोटबुक रहती है। बाद में ये फॉर्मल रिपोर्ट तो बाद में बनती है। ठीक है, तो ये तीनों है नहीं, तो वैसे भी समझ में आ गया कि दिस इज द आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑडिट प्रोग्राम होता है। ऑडिट प्रोग्राम बेसिकली होता है वो रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें ऑडिटर डिटेल में कि क्या ऑडिटिंग का प्रोसीजर ऑडिटर यूज करेगा, वो कहाँ पे लिखा होता है? ऑडिट प्रोग्राम में लिखा होता है। बात समझ आए? ऑडिट प्रोग्राम या ऑडिट प्लान कह लीजिए, वो एक्शन प्लान होता है जिसमें डिटेल में ऑडिटर मतलब प्रिस्क्राइब होता है उसमें कि क्या प्रोसीजर ऑडिटर फॉलो करेगा ऑडिटिंग में। ठीक है,
तो आंसर क्या है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑडिट प्रोग्राम कहते हैं, या इसका दूसरा नाम भी है ऑडिट प्लान कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ, which one of the following consists of comparing entries in the book of account with the documentary evidence in support thereof? यानी इन चारों में से कौन सा है जिसमें क्या है, जो बुक की जो एंट्रीज है उसको वेरीफाई किया जाता है डॉक्यूमेंट के साथ, जो भी सोर्स डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उससे वेरीफाई किया जाता है। तो इन चारों में किस में होता है? इंटरनल चेक में होता है, या इंटरनल कंट्रोल में होता है, या वेरिफिकेशन में होता है, या वाउचिंग में होता है? किस में होता है? ऑडिटिंग का क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए इन चारों टर्म के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। सबसे पहले इंटरनल चेक क्या होता है? इंटरनल चेक बेसिकली वो सिस्टम है, वो प्रोसीजर है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का जो भी काम है ना, वो डिफरेंट एम्प्लॉय से कराया जाता है, जिससे क्या होता है, वो चेक हो जाता है वो काम ठीक है कि नहीं है। पहले एक एम्प्लॉय मिस्टर एक्स ने वो काम किया, फिर उसके बाद वेरीफाई करवाया जाता है मिस्टर बी से। ठीक है, तो इससे क्रॉस चेक हो गया, तो दिस इज इंटरनल चेक, इसको इंटरनल चेक कहते हैं। तो इससे गलती, गुंजाइश, फ्रॉड के चांसेस नहीं होते। तो देखिए इंटरनल चेक वो सिस्टम है चेक का, ठीक है, जो जिससे क्या है, डिटेक्ट हो पाता है एरर, अगर गलती वगैरह है, फ्रॉड है, डिटेक्ट हो पाता है। इसमें क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन ऑफ वर्क, वर्क को इंडिपेंडेंटली वेरीफाई किया जाता है बाय डिफरेंट एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के जो डिफरेंट एम्प्लॉय हैं इसे वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो ये तो इंटरनल चेक है और यहाँ पे तो इसकी बात नहीं हो रही है, तो यानी ये तो आंसर नहीं है। अगला क्या है? इंटरनल कंट्रोल। अगला क्या है? इंटरनल कंट्रोल बेसिकली वो पॉलिसी, वो प्रोसीजर होता है, ठीक है, जो कंपनी फॉलो करती है, वो पॉलिसी, वो प्रोसीजर जिसके थ्रू जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, जो भी पॉलिसीज है, उससे मतलब अलाइन हो सके चीजें। ठीक है, तो ये हो गया इंटरनल कंट्रोल। अगला क्या है? वाउचिंग। यहाँ पे बेसिकली ना वाउचिंग की ही बात हो रही है। वाउचिंग में होता है, वाउचिंग में जो भी बुक ऑफ अकाउंट है, उसकी जो एंट्रीज हैं, उनको वेरीफाई किया जाता है किससे? जो भी जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जैसे जो बिल्स हैं, रिसिप्ट्स हैं, वाउचर्स हैं, उनसे वेरीफाई किया जाता है। इसीलिए इसका नाम वाउचिंग है। इसका नाम वाउचिंग क्यों है? क्योंकि बुक ऑफ अकाउंट को कंपेयर किया जा रहा है वाउचर्स से, बिल से, रिसिप्ट से, इसीलिए इसका नाम वाउचिंग है। देखिए वाउचिंग क्या है? ये वो प्रोसेस है जिसमें एक्यूरेसी, ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजेक्शन को वेरीफाई किया जाता है। तो ये वाउचिंग की बात हो रही है। और वेरिफिकेशन क्या होता है? वेरिफिकेशन मतलब जो भी बुक ऑफ अकाउंट में जो भी एसेट है, लाइबिलिटी है, उनकी जो भी वैल्यूएशन किया गया है वो सही है कि नहीं है, ठीक है, वो सब वेरीफाई करना वेरिफिकेशन में आता है। तो यहाँ पे बेसिकली किसकी बात हो रही है? यहाँ पे वाउचिंग की बात हो रही है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और एक बात और है, ऑडिटिंग भी मैंने अपने चैनल पे डिटेल में पढ़ाई है, जहाँ पे ये टॉपिक मैंने पढ़ाए हुए हैं, तो आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का है। मैंने बताया था ना कि मैचिंग वाले क्वेश्चन तो आते ही हैं। ये आया है जून 2019 में क्वेश्चन आया। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन। तो देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन किससे रिलेटेड है? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। ये ऑर्गेनाइजेशन जब अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज करता है तो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है, कंपलसरी करनी है, इन सब से रिलेटेड है। ये देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन इससे रिलेटेड है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 बताया था इनकम टैक्स से रिलेटेड है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 जाएगा इनकम टैक्स। ये अगर मुझे इसमें दो भी आता है ना, एग्जाम्पल ले रहे हैं, वैसे तो मुझे सारे आते हैं। 38 जो है इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड है, पर अगर मुझे दो भी आता है तो देखिए शायद मैं हम दो से आंसर निकाल लेंगे। एक इस, अगर मैं दो के लिए भी कंफर्म हूं तो एक इससे मैच हो रहा है फोर से, तो ए देखिए फोर से कहाँ मैच हो रहा है, ये। और बी किससे मैच हो रहा है? वन से, तो बी किससे मैच हो रहा है? वन से। तो अगर मैं दो के लिए भी कंफर्म हूं ना, तो यानी मुझे समझ में आ गया ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दो मैंने मैच कर लिया तो भी हो गया। बट चलिए 38 क्या है? 38 रिलेटेड है इंटेंजिबल एसेट से, तो 38 डी किससे मैच हो रहा है? थर्ड से। डी मैच हो रहा है थर्ड से, देखिए हो गया ऑप्शन बी। और सी किससे है? रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर से, सेकंड से। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जून 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, वो किससे रिलेटेड है, ये जरूर एग्जाम में करके जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, आज यहीं तक करते हैं। और अब आपको क्या करना है? इस वीडियो को लाइक करना है। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। एंड कमेंट करके मुझे प्लीज बताइए कि ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल था कि नहीं था।
ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।